आज हम समता की ओर इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। इस कविता के कवि है मुकुलधर पांडेय। इनका जन्म 1895 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ और इनकी मृत्यु 1989 में हुई। ये छायावाद के एक प्रतिष्ठित कवि थे। इन्होंने 12 वर्ष की आयु से ही लिखना शुरू कर दिया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पूजा फूल और शैलबाला यह कविता संग्रह, लच्छमा यह अनुदित उपन्यास और परिश्रम यह निबंध। इसके अलावा हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि साहित्य भी प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली ठंड से प्रभावित प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और साथ में मनुष्यों तथा आकाश में स्थित चांद तारों का भी वर्णन किया है। कवि कहते हैं, बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। भारत के 6 ऋतुओं में से 22 हेमंत ऋतु बीत चुका है और अभी उसके बाद आने वाले शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु के कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड का प्रभाव संपूर्ण प्रकृति पर दिखाई देने लगता है। इस ऋतु के आने से उसकी ठंड के कारण प्रकृति में जो तेज रहता है वह संपूर्ण तेज ही खत्म सा हो गया है। पृथ्वी पर चारों तरफ धुंध, कोहरा छाने की वजह से प्रकृति कांतिहीन हो गई है। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिलखाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। इस ठंड के कारण बड़ी मात्रा में बर्फ के गिरने से तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि तालाब में खिले इन कमल के फूलों को देखकर, उनकी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के अन्याय से, उसके दंडों से उस राज्य के लोग दुखी होते हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। इन पंक्तियों द्वारा कवि रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिशिर ऋतु में ठंड सबसे ज़्यादा होती है। इन दिनों में कभी कभी ओस की बूंदें भी पड़ती हैं और कहीं कहीं पर तो बर्फ़ भी गिरती है। ठंड से बचने के लिए लोग तो अपने अपने घरों में जाकर गर्म बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन रात के समय बाहर घूमने वाले कुत्तों और स्यार यानी गीदड़ जैसे जानवरों का इस ठंड से बुरा हाल होता है। इनके जैसे असहाय प्राणी इस ठंड से कांपने लगते हैं और इससे परेशान होकर रात भर जोर जोर से रोते हुए अपना दुख कष्ट बयान करते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। ऐसे में कोई व्यक्ति आधी रात में अपने घर के आंगन में आकर ऊपर आकाश की तरफ देखता है तो हमेशा तारों से भरे आकाश की जगह उसे शून्य गगन मंडल दिखाई देने लगता है। ऐसे निर्जन आकाश को देखकर कुछ समय के लिए उसे डर लगने लगता है। तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। इस ठंड के मौसम में सिर्फ धरती पर ही नहीं तो आकाश में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। आकाश में हमेशा चमकने वाले अनगिनत तारे अभी धुंधले दिखाई देने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि तारे मलिन हो गए हैं और चांद ने पीलापन अपनाया है। आकाश का यह दृश्य देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट ही आ गया हो। धनियों को है मौज रात दिन, है उनके पौ बारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। इन पंक्तियों द्वारा कवि धनी यानी अमीर लोग और गरीबों के बीच की असमानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिशिर ऋतु में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो ऐसे समय में धनी वर्ग सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होने की वजह से बड़े मौज से रहते हैं। वे इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन वहीं पर
दीन गरीब लोगों को इस ठंड के मौसम में बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। उनके नसीब में तो दुख ही दुख दिखाई देने लगता है। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। धनियों और गरीबों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इस मौसम में धनिकों की बड़ी मौज होती है। जहाँ पर सभी सुख सुविधाओं से संपन्न ये लोग हलवा पूड़ी तथा दूध मलाई का भोजन करते हैं, उस समय इन गरीबों के घर में तो अन्न भी नहीं होता है। इन्हें सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती। यानी इस मौसम में उन्हें कभी कभी उपवास करने तक की नौबत आ जाती है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। कवि बार बार यही कहते हैं कि इस शिशिर ऋतु की ठंड का धनी लोगों पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता। इस ठंड से बचने के लिए उनके पास रंग बिरंगी और कीमती शाल दुशाले होती हैं। उन्हें ओढ़कर वे बड़े मज़े से रहते हैं, जिससे उन्हें गर्माहट मिलती है। ठंड का उन पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। लेकिन ऐसी कड़ाके की ठंड में गरीबों की बुरी हालत होती है। उनके पास इस ठंड से बचने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं होते। उन लोगों को कांपते हुए ही दिन और रात काटनी पड़ती है। इतना ही नहीं तो ऊपर से उन्हें ओस और पाले यानी बर्फ़ के छोटे छोटे सूक्ष्म कण जो ज़मीन पर जम जाते हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। यह ऋतु धनिक वर्ग जैसे सुविधा संपन्न लोगों के लिए बहुत ही आनंददायी होता है। उनके पास इस ठंड से बचने के लिए सुख के सभी प्रकार के साधन भी होते हैं और वे ऐसे बड़े बड़े सुंदर घरों में आराम से रहते हैं। वहीं पर दूसरी ओर ये गरीब दीनहीन लोग टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। उनके घरों में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं रहती। उनके यहाँ पर हमेशा से ही उदासी का माहौल रहता है। पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। कवि कहते हैं कि इस ऋतु में अमीरों और गरीबों के बीच की असमानता साफ साफ दिखाई देती है। पहले सभी लोग प्रकृति पर निर्भर रहते थे। प्रकृति के माध्यम से जो कुछ भी मिलता उससे अपना उदर निर्वाह करते थे। किसी को भी पेट भरने के लिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही यह प्रकृति भी सभी का पालन पोषण करती थी। इस प्रकृति के द्वारा ही सभी की आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। अंत में कवि कहते हैं कि जन्म से ही सभी मनुष्य एक जैसे ही होते हैं। सभी की बनावट एक जैसी ही होती है। सभी एक समान होते हैं। मनुष्य जन्म लेने से सभी मनुष्यों में आपस में भाई भाई का रिश्ता होता है। अमीर और गरीब तो मनुष्य अपनी अपनी उपलब्धियों से बनता है। इसलिए इसे मनुष्यों के संबंधों के बीच नहीं लाना चाहिए। हर मनुष्य में एक दूसरे पर उपकार करने की भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ अधिकार होता है, वैसे ही इस बात को ध्यान में रखकर हम सभी के मन में एक दूसरे के प्रति उपकार की भावना होनी चाहिए। इसके लिए सभी को एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। इसलिए इन अमीर लोगों को अपने दीन गरीब भाइयों के लिए, उनकी भलाई के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।